अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। समाजी तब्दीली में बाज़ लोगों का किरदार इतना अहम होता है कि वो आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। इस वक्त ज़िला गुजरात के नवाही गांव दमथल में एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिन्होंने रज़ाकाराना समाजी तब्दीली का एक ऐसा नमूना मुतारफ़ कराया जिससे ज़िला गुजरात के समाजी हलकों में एक हलचल सी मच गई। उनकी समाजी खिदमात को बैनुल-अक़वामी तौर पर सराहा गया। समाजी काम को कैसे शुरू किया जा सकता है, इसको तसलसल के साथ कैसे जारी रखा जा सकता है, समाजी वर्ग को दरपेश मसाइल और उनका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, इसमें नौजवान और मुहय्यर हज़रात क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस सिलसिले को जानने के लिए हम डॉक्टर साहब से 3 नशिस्तों में गुफ्तगू करेंगे। आज की पहली नशिस्त में हम जानने की कोशिश करते हैं कि केयर्स पाकिस्तान को कैसे शुरू किया गया, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे। जी जनाब डॉक्टर तनवीर अहमद नवीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमशाद चौधरी साहब, पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ वही चैनल का और आपका कि आप केयर्स पाकिस्तान की इस स्टोरी को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। और मैं यूनिवर्सिटी में एज ए उस्ताद के तौर पे, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरा मानना है कि जो उस्ताद हैं, अगर मुआशरे में तब्दीली लाने का बेड़ा उठा ले तो इस मुआशरे में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। और बैसियत उस्ताद, अगर मैं मुआशरे के छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट ना कर सकूं और उनकी दादरसी ना कर सकूं और उन पे अपना इजहार ख्याल ना कर सकूं और उनमें तब्दीली लाने के लिए अपनी जुस्तजू एक कोशिश ना कर सकूं तो मेरे ख्याल में बैसियत उस्ताद, मेरा वो किरदार जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और इसी किरदार को लेकर डॉक्टर समीउल्लाह साहब और मेरी यूनिवर्सिटी के काफ़ी रफ़क़ा और तालिब इल्म ने इस प्रोग्राम का आगाज़ गाँव दमथल से किया। और पहले दिन हमने केयर्स पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी का जो बुनियाद रखी, उसकी बुनियादी वजह बतूल इरफान नाम की एक बच्ची जो है वो बनी। मेरे गांव में एक वाक़या पेश आया, एक हादसा हो गया, एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। उसकी बेटी जो है उसकी कफ़ालत के ज़िम्मे को लेके हमारे दोस्तों में बहस हुई। और क्योंकि उसकी वालदा भी उसको छोड़ के चली गई, उसने दूसरी शादी कर ली, नौजवान थी, उसका हक बनता था, उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन बच्ची की कफ़ालत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें उस बच्ची की कफ़ालत के लिए हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के कुछ फ़ंड रेज़ किया और हमने ये तहैया किया कि इस बच्ची को, और इस तरह की अगर कोई बच्ची या बच्चा कहीं पे मौजूद होगा तो केयर्स पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी जो है इसकी मदद करेगी। तो हम तमाम दोस्तों ने इसी तरह से एक बच्ची से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और गाँव दमथल में 5-6 बच्चों को स्पॉन्सर किया। फिर इसके साथ चक मीरा, वजीद, हसन डिंडे और इस तरह से बाकी जो देहात हैं वहाँ पे जो यतीम बच्चे थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनकी जो कफ़ालत है उसका ज़िम्मा जो है केयर्स पाकिस्तान, अल्लाह ताला के फजल व करम से उसको लिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची से ये काफ़िला चला और उसमें केयर्स पाकिस्तान के वॉलंटियर और जो बहुत ज़्यादा नौजवान थे उन्होंने शिरकत की। और करते करते इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनका तलक जो है कमोबेश 70 से 75 देहात से है जो ज़िला गुजरात में हैं, उन तमाम की जो कफ़ालत है, उनकी एजुकेशन है, वो अल्लाह ताला के फजल व करम से केयर्स पाकिस्तान के ज़िम्मे है और उसको जो है एहसन तरीके से केयर्स पाकिस्तान के वॉलंटियर सर अंजाम दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, केयर्स पाकिस्तान के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इन पर ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। शमशाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह केयर्स पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करी और जो केयर्स पाकिस्तान का अवलीन प्रोजेक्ट है वो तो डेफिनेटली
ऑर्फन बच्चों की जो स्पॉन्सरशिप है उस हवाले से है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और नाजरीन को भी, आपके तवज्जुह से नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि केयर्स पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी जो है अपने बच्चों की इंडक्शन कैसे करती है और उनका जो प्रोसेस है उनकी अमाउंट का उन तक पहुँचाने का वसीला कैसे बनती है, और फिर उसमें और कौन से जो है तमाम मुहर्रकात शामिल होते हैं। उसमें सबसे पहले बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है जो पोटेंशियल बच्चे होते हैं जिनको केयर्स पाकिस्तान अपने लूप में लेके फाइनेंस करना चाहती है। तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया है हमारे क्राइटेरिया में 3 चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। पहला है कि बच्चा ऑर्फन हो, अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स हो, 10 साल से कम उम्र हो उसकी, और वो स्कूल जाता हो या स्कूल पढ़ना चाहता हो। और इन बच्चों को केयर्स पाकिस्तान की टीम आइडेंटिफाई करती है और हमारी इस प्रोजेक्ट में हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की अप्रोच है और ये कंसंट्रेटेड अप्रोच जो है उसको हम लेके चलते हैं। उससे मुराद ये है कि अगर हम किसी गांव में पेनिट्रेट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उस गांव में जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं तमाम के तमाम बच्चों को एक मौका दिया जाए कि वो केयर्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आके स्पॉन्सरशिप अपनी हासिल कर सकें। पहले लेवल पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डोनर को कंफर्म करते हैं और उसके बाद सहमाई 3 महीने बाद उन बच्चों को हम अमाउंट उन तक ट्रांसफ़र करते हैं। और इसका सिलसिला ये होता है कि हर बच्चे का बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र ओपन होता है और वो बैंक अकाउंट जो है वो माइनर बैंक अकाउंट वालदा उसको ऑपरेट करती हैं और जो डोनर है वो डायरेक्टली जितनी भी अमाउंट है उस टोटल अमाउंट केयर्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उस बच्चे के अकाउंट में क्रॉस चेक के जरिए ट्रांसफ़र हो जाती है। तो डोनर जो अमाउंट देता है 100% उस बच्चे तक चली जाती है और केयर्स पाकिस्तान जो है इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट चार्ज नहीं करती और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है वो केयर्स पाकिस्तान के वॉलंटियर खुद बर्दाश्त करते हैं, किसी डोनर पर उसकी कोई कास्ट नहीं होती। और जो एक डोनर है उसको साल में उस बच्चे की फ़ीडबैक रिपोर्ट, उस बच्चे की थैंक यू पिक्चर्स और उस बच्चे का एक लेटर हर साल उस बच्चे को दिया जाता है, बच्चे की तरफ से दिया जाता है उसके डोनर को, जिसमें वो बच्चा एक्सप्लेन करता है अपनी फीलिंग को, अपने मिशन को और ज़िंदगी में क्या करना चाहता है वो सारा एक्सप्लेन करता है। और कमो बेश जो है हमारे पास 450 बच्चे हैं जिनमें से तकरीबन 20 से 25 बच्चे जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें और सभी लोग जितने भी बच्चे सेलेक्ट किए वो 10 साल से कम उम्र के थे। इससे मुराद ये है कि ये बच्चे 5वीं या 6ठी क्लास में थे, अब चलते चलते जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में अपनी जो तालीम है उसको जारी रखे हुए हैं। 25-30 बच्चे जो हैं इस वक्त कॉलेज में हैं और बाकी जो बच्चे हैं स्कूल में और बाकी स्कूल में अपनी तालीम हासिल करें। तो ऑर्फन जो केयर प्रोग्राम है इसकी खूबसूरती पता है क्या, हम बच्चों को पहले दिन जो है इंट्रोड्यूस जब करते हैं तो आप हमारे इस मोनोग्राम में इस पे भी देखेंगे तो हम उनको स्कॉलरशिप के तौर पे लेते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि ये स्कॉलरशिप है और आप ऑर्फन होने के नाते इस प्रोग्राम का हिस्सा तो बन सकते हैं, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो यू आर गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द प्रोग्राम। और इसमें हम बाज़-औक़ात 15-15, 20-20 बच्चों को एक साल में हम ड्रॉप करते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से। तो ऑर्फन केयर प्रोग्राम के बाद जो दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिलीफ का है। तो रिलीफ हम 2-3 तरह से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्लड की बात की जाए तो 2010 में जब फ्लड आया तो इस गांव दमसल से और इसके जो वॉलंटियर्स हैं इन्होंने मिल के जो कमो बेश जो है 2 दफ़ा राजनपुर, कोट मीठन और मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान में जो ट्रक्स लेके गए और वहाँ पे जाके मेडिकल कैंप्स भी लगाए और जो वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड किया। इसके अलावा जो है हर साल जो है रमज़ान में रिलीफ पैकेज जो है विडोज़ के लिए आसपास के तमाम देहातों में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से और जो रज़ाकार हैं उनकी मदद से तकसीम करते हैं। और उसके अलावा जो है हमारा जो अगला रिलीफ में एक और भी हमारा एक जो प्रोजेक्ट है वो है कि अगर कोई बेरोज़गार लोग हैं तो उनके लिए भी रिलीफ का एक पैकेज जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो अगला मेजर हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है रिलीजियस एजुकेशन। तो ये मैं पहली दफ़ा नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से केयर्स पाकिस्तान जो समाजी तब्दीली में जो दीनी तालीम है इस पे भी काम कर रही है। और इसके लिए हमारा जो मॉडल है हमने हर चीज़ में एक नया मॉडल देने की कोशिश की है और कोशिश की है कि उसको जो क्लासिकल तरीका है
उससे हट के थोड़ा सा परफॉर्म किया जाए। और उसमें हमने जो हमारा इसमें मॉडल है रिलीजियस एजुकेशन में, वो ये है कि अगर मस्जिद में एक कारी साहब हैं तो 150 बच्चा है, 50 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, वो एक आधा घंटा में या 1 घंटे में आके कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं नॉर्मली तमाम मसाजिद में। और वो वालिदैन भी खुश हैं कि बच्चा मस्जिद चला गया और कारी साहब भी पढ़ा रहे हैं, सवाब भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में एक क्लास में 20 से ऊपर बच्चे जाते हैं तो उनके नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ जाते हैं कि आप कितने घंटे ज़्यादा एक एक बच्चे का होमवर्क चेक किया जाता है, उसकी फ़ीडबैक आती है। लेकिन दीनी तालीम में ये मसाजिद में नहीं होता। मसाजिद में 70 बच्चों को आधे घंटे में कैसे कोई आप जो है वो उसको सबक सुना भी सकता है, याद भी करवा सकता है और उस पर फ़ीडबैक भी दे सकता है। तो हमने 2010 में 25 बच्चों की क्लास से शुरू की और हमारा फोकस मॉडल ये है कि मस्जिद में 20 से 25 बच्चे एक कारी साहब जो है उनके पास एक क्लास में नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमने 20 से 25 बच्चों की एक क्लास शुरू की। लेकिन अभी केयर्स पाकिस्तान जो है डॉक्टर समीउल्लाह साहब जो हैं हमारे रूए रवा हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, तो उनके साथ और अली शान हैं, वो आजकल चाइना से पीएचडी कर रहे हैं, हसन वकास हैं, वो बड़ा अच्छा जो है काम कर रहे हैं, आजकल लाहौर में है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी वॉलंटियर्स हैं इन सब के साथ जो गुफ्तगू भी होती है। और हम अभी प्लान करें कि हम इसका एक और जो सेगमेंट है उसको डेवलप करें और वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर समीउल्लाह साहब इस टीम को लीड करेंगे और डॉक्टर समीउल्लाह साहब ने बल्कि हमने इसको जो रिसर्च सेंटर है पॉवर्टी रिसर्च सेंटर वो हमारा इस्टेब्लिश हो गया है। और पॉवर्टी रिसर्च सेंटर जो है SCCP से जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसमें वो एज ए एंटिटी जो है वो रजिस्टर हो गया है। तो उस पर अगला जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। क्योंकि पाकिस्तान जैसा समाजी काम कर रही है, क्या माशरे में ऐसी मजीद वेलफेयर सोसाइटी की ज़रूरत है? शमशाद साहब, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान में अफसोस के साथ हर चौथा बंदा जो है रात को पेट भर के खाना नहीं खा सकता। रात को सोने से पहले उसे फिक्र है कि सुबह से नाश्ता मिलना है या नहीं मिलना। तो गुर्बत की जो लकीर है वो 25% तक है और हमारे कमोबेश 22 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इससे मुराद पता है क्या है? इससे मुराद है कि इस उम्र के 5 से 16 साल की उम्र के टोटल बच्चों का 50% के नजदीक बच्चे स्कूल में नहीं है। और अगर हम बच्चों के बाकी मयारात की बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर अगला बच्चा, एवरी नेक्स्ट चाइल्ड, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो स्टंटेड है, वेस्टेड है या अंडरवेट है। तो ये पता किस चीज की इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि भाई गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करें। गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है डिफेंस बजट के, उसके पास डेवलपमेंट बजट के बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसको इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेंटेन करने के बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो इसमें समाजी तब्दीली को फास्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। और उसमें जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपके मुआशरे में तब्दीली की रफ्तार को तेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी काम शुरू करे, वो आ सकती है। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अगर आपके आसपास छोटा मोटा कोई भी एक ऐसा काम है जिसमें आप हिस्सा डाल सकते हैं, उसको आगाज करें। 2 चीज़ों का ख्याल रखें, उसको सस्टेन कैसे करना है और आप ना मौजूद हो तो तब भी वो चलता रहे। इन चीज़ों को लेके चलें तो ये तब्दीली पाकिस्तान में, गुजरात में, लाहौर में, ये पंजाब में एक बड़ी तब्दीली के साथ जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगी। और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हेल्प करेगी कि वो इस तरह के सेगमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगी। तो ये सब देखा गया है कि हमारे माशरे में गिरदोरों में मुख्तलिफ जो है वेलफेयर सोसाइटीज़ वो बड़े जोशो जज्बे के साथ शुरू की जाती हैं, लेकिन कुछ ही अर्से के बाद वो जोशो जज्बा जो है वो मार्ग पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाता है। इसकी क्या वजह है? जो सब इस हवाले से मैं 2 तरह से अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक मैं समझता हूँ कि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उससे रेफरेंस लेना चाहिए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने जब सही बुखारी को मुरतब करना था, सारी अहादीस जो है उनको इकट्ठे कर लिया। तो इमाम बुखारी पे सब लोगों का इत्तफाक है कि उनकी जो पेश करदा हदीस है सबकी सब सही है।
तो इमाम बुखारी ने जब सारी अहादीस इकट्ठी कर ली, तो अब आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन सी हदीस को लेके आया जाए। तो इमाम बुखारी ने अपनी किताब को जब रतब किया तो सबसे पहली हदीस जिसको कोट किया वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो सबसे पहली चीज है नीयत। अगर नीयत जो है वो फलाह है, अगर नीयत जो है वो सोशल वर्क है, अगर नीयत सिर्फ अल्लाह ताला की रजा है, और अगर नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों को साथ लेके चला जाए जो किसी न किसी महरूमी का शिकार है और उनकी दादरसी की जाए, उनके लिए एक पैगाम बना जाए, एक रोशन मीनार बना जाए, उनके लिए आप जो है एक उम्मीद की किरण बने, अगर ये नीयत है ना, तो रब करीम आपको तनख्वाह नहीं छोड़ेगा और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिन रात जो है आगे का सफर करेगी और डेवलप होती चली जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है जिसको मैं मद्देनजर रखता हूँ, उसमें 2-3 चीजें हैं वो आपके मैं गोश गुजार करता हूँ जो नॉर्मली वजह बनती हैं मुख्तलिफ जो समाजी वर्क है इसको तबाह करने की, उसको जल्दी जो है वो डीरेल करने की। नंबर 1 जो चीज है उसमें वो ये है कि जो रिफॉर्मर है ना, जो समाज में तब्दीली का अलमदार है, जो चाहता है कि समाज में तब्दीली आए, वो एक लीडर है, वो बॉस नहीं है। इसको फर्क करना बड़ा जरूरी है कि एक जो लीडर है वो पैशनेट होता है, उसका अपने आप पे और अपनी टीम पे यकीन होता है, और वो ऐसा शख्स है जो ऑर्डर नहीं देता, वो परफॉर्म करता है, वो काम करता है और लोग उससे मोटिवेट होकर उसके काम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन एक जब सोशल वर्क की बात होती है तो उसमें नॉर्मली देखने में आया है कि जो लीडर हैं, जो उसको शुरू करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी बॉस बन जाते हैं। जब वो बॉस बनते हैं तो फिर उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी इस तरह के काम से मुतनफ़र होके उस काम से जो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। और जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके डोनर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन जाने इसके बगैर कोई भी समाजी वर्क जो है वो कभी पनप सकता ही नहीं, और वो है ट्रांसपेरेंसी। हाउ मच यू आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आपके कहने से नहीं होगा कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं। ट्रांसपेरेंट ये होगा कि आपने आज के दौर के मुताबिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आपने सिस्टम को ऐसे वजह किया है, एक सिस्टमैटिक अंदाज में किया है कि उसमें किसी किस्म की भी जो गबन है, किसी किस्म की भी जो आप हेराफेरी है, या किसी किस्म की जो तब्दीली है, मैनिपुलेशन है, उसका वजूद ना आ सके। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें हमेशा जो सोसाइटीज हैं वो नॉर्मली जो है वो इसमें इसका शिकार हो जाती हैं, वो होती है नॉन फोकस्ड। फोकस रह के काम करना। फोकस से मुराद ये है कि आप सभी कामों को नहीं शुरू करें, आप एक काम करें, उसमें अपनी अथॉरिटी डेवलप करें, अपनी कैपेसिटी डेवलप करें, अपने आप को अपना लोहा मनवाएं। फॉर एग्जांपल, आप एक काम शुरू करें हेल्थ केयर रिलेटेड, तो आप अपने लोगों की कैपेसिटी डेवलप करें कि वो हेल्थ में परफॉर्म कर सकें। आपके पास एक भी जो शख्स है वो हेल्थ के एक्सपर्ट नहीं है, तो आप हेल्थ का प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं? अगर एजुकेशन पे कर रहे हैं तो आपके लोग एजुकेशन पे एक्सपर्ट होने चाहिए। तो अगर आपके जो उसके बाद जो फोर्थ चीज है जिसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जिसका शिकार हो जाती हैं, वो अपने वॉलंटियर और जो टीम मेंबर हैं उन पर ट्रस्ट ना करना है। आप उन पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने से मुराद को फाइनेंस की बात नहीं करें। ट्रस्ट करने से मुराद ये है कि आप लोगों पे एतमाद करें कि वो आपका बैनर बना रहे हैं, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपकी जो जो कंपेन है उसको लॉन्च करें, तो आप उन पर ट्रस्ट करें कि जो ये काम करें वो ठीक करें। डॉक्टर साहब, ऐसे नौजवान जो केयर पाकिस्तान में बतौर रजाकार अपना काम करना चाहते हो और ऐसे मुहैया हज़रात जो आर्फन बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हो, वो केयर पाकिस्तान का कैसा हिस्सा बन सकते हैं? रजाकार बनने के लिए, केयर पाकिस्तान का रजाकार बनने के लिए हमारे पास फेसबुक पे हम एक फॉर्म को अपलोड करें, फेसबुक पे भी और इसकी वेबसाइट पे भी। तो उस फॉर्म को फिल करने से, रजाकार का फॉर्म फिल करने से उसके लिंक को, वहाँ पे एक रजाकार का लिंक होगा, वॉलंटियर का लिंक होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा, और उस फॉर्म को फिल करने से आपकी जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो केयर पाकिस्तान के पास आ जाएगी, और उसके बाद जो है आप उसका वॉलंटियर जो है वो बन सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये भी है, जो नौजवान हैं
वो केस पाकिस्तान के ऑफिस में भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फेसबुक पे व्हाट्सअप नंबर और बाकी जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो भी मौजूद हैं। केस पाकिस्तान पे ईमेल करके भी उसका वॉलंटियर जो है उसके बन सकते हैं। तो दूसरा जो मैसेज है, आप जो केस पाकिस्तान के बच्चे जो हैं इनको फाइनेंस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अगर डोनेट करना चाहते हैं केस पाकिस्तान के लिए, तो हमारे अकाउंट की डिटेल जो है वो केस पाकिस्तान जो है इसके फेसबुक पेज पे मौजूद है। इसके अलावा आप जो है हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और आप जो है किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो हम उनको एक बच्चे की जो पिक्चर है, उसके एक फॉर्म है, उस बच्चे के वालिद का डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी है, और उस बच्चे का जो CNS जो बे फॉर्म है, और उस बच्चे की जो स्कूल की डिटेल्स हैं वो हम आपको भेजते हैं। और बाज़ डोनर्स होते हैं उनको हम 4-5 बच्चों की डिटेल भेज देते हैं, और उनमें से कोई 1 या 2 बच्चे को वो अपनी मर्जी से चूज करके उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारी इसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि जिस बच्चे को भी आप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं उसके लिए कम से कम 1 साल की स्पॉन्सरशिप जो है उसका आप प्लान करें और उसका प्रॉमिस करें। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप स्पॉन्सर कर लें और उसके बाद आप डिसकंटिन्यू कर दें उस स्पॉन्सरशिप को, तो बच्चे की जो लाइफ है, जो उसकी उम्मीद है, उसको बड़ी बुरी तरह से वो हर्ट होती है। तो अगर कोई शख्स जो है इस कॉल को सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों को स्पॉन्सर किया जाए, तो उसके लिए वो क्या करें, हमारे जो इनबॉक्स करें, और हम एक फॉर्म जो है उनके लिए भी वहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। हम उन बच्चों की डिटेल आपको शेयर करेंगे और आप उन बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, जिसमें आप जो कम से कम है 3000 पर मंथ जो है उस बच्चे की स्पॉन्सरशिप अमाउंट है। और इसमें जो तकरीबन 36,000 जो है 1 साल की एक बच्चे की तमाम एजुकेशन और उसके जो बाकी एक्सपेंडिचर हैं उनको पूरा करने के लिए जो टोटल अमाउंट है एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप की 1 साल की, वो बनती है 36,000। तो आप उसके लिए एग्रीमेंट करें, हमारे अकाउंट की डिटेल्स हैं, और हम आपको उस पर जो एक्नॉलेजमेंट है और जो बच्चे की बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो डोनर है वो जब भी बच्चे को मिलना चाहे, जिस वक्त मिलना चाहे, बच्चे से मिल सकता है, उनसे जो बच्चे हैं उसको बकअप कर सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम सुन सकता है, उसको हल करने के लिए, उस ज़िंदगी की जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए उसको जो है उसके साथ जो है मिलकर कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से मेरी अपील है, रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, रमज़ान में बढ़ चढ़ के केस पाकिस्तान और इस तरह के जितने भी जो सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ कहीं पे भी आपका ईमान हो, आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो ऐसे इदारे हैं जो ऐसे काम करें, ऑर्फन बच्चों के लिए काम करें, डिसेबल बच्चों के लिए काम करें, इनके लिए ज़रूर जो है अपना हिस्सा डालें। मेरा यकीन है कि ये काम सिर्फ रब्बे करीम की तौफीक के साथ हो सकते हैं, उस तौफीक के बगैर नहीं हो सकते हैं। और ये मैसेज भी सिर्फ इसलिए है ताकि आप तक पैगाम पहुंचे। अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, आपका दिल मुड़ गया, तो आप इंशाल्लाह इस तरह के प्रोडक्ट्स का हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको ऐसे ही अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, और केस पाकिस्तान के जो बच्चे हैं इनका जो हॉब है, इनका जो मिशन है, इसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं आहर में शमशाद चौधरी साहब और जो केस पाकिस्तान के तमाम वॉलंटियर्स हैं उन तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो दिन रात काम करते हैं। और ये नाजरीन, ये थे डॉक्टर तनवीर अहमद नवीद साहब, बानी केस पाकिस्तान। इनके साथ दूसरी और तीसरी निश्चित के लिए अभी आपको मज़ीद इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर साहब के साथ हमारी दूसरी निश्चित होगी समाजी वर्ग की सस्टेनेबिलिटी, और तीसरी निश्चित होगी इसकी प्रोग्रेशन। इसके लिए देखते रहिए वी चैनल।